नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और लगभग 12 सेट्स पे हम लोग अभी तक काम कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन मैथ के कर चुके हैं जो पहले एसएससी पूछ चुका है। और आज हम लेकर आए हैं 13वां सेट। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि पिछले सेटों से अभी तक आपको कितना प्रॉफिट हुआ है उस पे, कि जो अभी आप करंट में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो एसटीआं दे रहे हैं इस टाइम, आप क्या उसमें आपको पिछले सेट से ही क्वेश्चन मिल रहे हैं या कुछ आपको अलग से क्वेश्चन मिल रहे हैं। इन चीजों पे आप बहुत सारा एनालिसिस कीजिए कि देखिए कितने जो पिछले सेट आपने किए हैं उससे कितना क्वेश्चन आप रिलेट कर पा रहे हैं। धीरे धीरे से इन पे काम करिए, देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके वीक जा रहे हैं, उन पे काम करिए। एक एक करके काम करते रहेंगे तो आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। छोटा छोटा करके काम करते जाइए, पार्ट में बांट बांट के, और डेली कोशिश करिए एक या दो मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो देखिए आज जो हम लोग 13वां सेट करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़िएगा आराम से और हमारे साथ साथ आप भी करते चलिएगा। पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए और कोशिश करिए कि कम से कम टाइम में जितना अच्छा तरीका हो सके, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको कि जितना हो सके उतना शॉर्टकट बताऊं और आपको वो अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे। तो मैंने मान लिया इसका सीपी अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, 10% की हानि वाला रेट मतलब 90 वाला रेट पता है और 10% प्रॉफिट के लिए 110 वाला रेट चाहिए। तो रेशियो बना लिया जाए। तो यहां से हमको 9 यूनिट का वैल्यू जो पता है वो पता है 7,281। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 7,281 तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 8 72 809 और हमें चाहिए 11 यूनिट का वैल्यू, तो 11 9 99 और 11 8 88। तो अगर हमें प्रॉफिट पे बेचना है तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 8,899। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ आपका थर्ड ऑप्शन। बहुत आसान, ऐसे ही बहुत आसान आसान से सवाल आपको आगे भी मिलते रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे या थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाले होंगे, तो उनपे मैं एक एक सवाल को इसी वजह से आपको बहुत डीप ले जाके बताता हूं कि आप ताकि उन सवालों पे जब काम करें तो आपको कोई समस्या ना हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड क्या कह रहा है देखिएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यदि 5 आरोही क्रम वाली क्रमिक विषम संख्याओं का जो औसत पता है वो आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो उसमें अंतिम देखिए 5 संख्याओं की बात कर रहा है और अगर 5 संख्याओं की बात कर रहा है तो आप 1 2 3 4 5, और विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो 11 13 15, और यहां पीछे देखेंगे तो 9 7। ये आपकी पांचों हो गई और आपको एवरेज 11 पता है। अब आपसे कह रहा है कि लास्ट की 3 संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का अगर औसत देखना है तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल, बहुत सरल सवाल, इसको इस तरीके से करेंगे आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चल रहे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है। ये भी एक देखिए एक टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है, अच्छे से देख के बनाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, कह रहा है सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में मनोज और राकेश करते हैं। तो सूरज की जो एफिशिएंसी है वो मनोज और राकेश की एफिशिएंसी के बराबर है। ये बात आप यहां से इस पॉइंट से मिल गया आपको कि सूरज एक तय समय को उतने ही समय में करता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर करते हैं। यदि राजेश अकेले इस काम को 28 दिन में और सूरज और मनोज मिलकर 14 दिन में, राजेश अकेले 28 दिन में करता है जबकि सूरज और मनोज मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, सूरज और मनोज मिलकर इसे 14 दिन में करते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 28। जैसे ही आपने डिवाइड किया ये 1, इसको डिवाइड किया 2। यहां से आप सूरज राजेश और क्या नाम है मनोज, तीनों की अगर टोटल एफिशिएंसी देख रहे हैं तो 3 है और सूरज की एफिशिएंसी मनोज और राजेश के बराबर है। तो सूरज की एफिशिएंसी टोटल की आधी होगी। तो यहां से आप ये देखोगे कि सूरज की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 1.5। सूरज की 1.5 हो गई तो बचे हुए में आपको राजेश की 1 पता है तो मनोज की 0.5 हो जाएगी। फिर से इस वाले पॉइंट से एफिशिएंसीज के बारे में बहुत ध्यान रखिए कि आपको पता है, यहां से मैं समझाया भी दे रहा हूं, सूरज राजेश और इन तीनों की मिला के आपको एफिशिएंसी जो देखने को मिल रही है, 2 एक कितनी देखने को मिल रही है 3। आपसे कह रहा है कि इन दोनों की बराबर होगी सूरज की, तो सूरज की कितनी आ गई यहां से एफिशिएंसी 1.5। खैर ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको समझाए दे रहे हैं। अब आपने तीनों की एफिशिएंसीज को अलग अलग बांट दिया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि कैसे किया है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे किया है। कि आपको पता है सूरज की जो एफिशिएंसी है वो मनोज और राजेश के बराबर है, मनोज और राजेश के बराबर है। अब आपको राजेश की एफिशिएंसी 1 पता चल गई तो 1 रख लीजिए।
अब एक के बाद अब पता है सूरज और मनोज की बराबर है, इसके सूरज की बराबर है मनोज और राजेश की। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 1.5 और इसकी 0.5 होगी, तभी ये आपस में बराबर होगी। अब ये 28 काम जो कराना है वो किससे कराना है, वो कराना है आपको कि मनोज। तो मनोज की एफिशिएंसी 0.5 है, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये कितने दिन में कर लेगा, 56 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 56 दिन, सेकंड ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, बस केवल ये वाली बात को याद रखिएगा। और एक मेरी बात, छोटी सी बात हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। कभी भी 3 लोगों का टोटल पता हो और ये कह दिया जाए कि एक के पास जो पैसा है वो उन दोनों के टोटल के बराबर है, शेष दोनों के टोटल के बराबर होगा, तो ऐसे केसेस में आप याद रखिएगा कि टोटल का आधा पैसा है इस बंदे के पास। जैसे यहाँ पे मैं एक केस समझाता हूं आपको कि ए के पास बी और सी के बराबर पैसा है, ए के पास बी और सी के बराबर पैसा है, और ए बी सी के पास मिला के कह दिया कि 2000 रुपए। तो आप बिन सोचे समझे ये कह दीजिए कि ए के पास 1000 है, क्योंकि बाकी 1000 इन दोनों के पास होगा। तो ये यहां से ये बात याद रखिए, जब भी कभी पैसे बांटने की बात आए इस बात को याद रखिएगा कि अब आपसे कह रहा है सूरज के पास, सूरज की क्षमता मनोज और राजेश के बराबर है, तो टोटल का आधा सूरज की होगी। 3 टोटल है, टोटल का आधा सूरज की कर दीजिए। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, समझाने की वजह से थोड़ा सा टाइम लिया मैंने। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें एक वैल्यू सही कर लेना। आसान क्वेश्चन है बट इसकी थोड़ी सी वैल्यू इसमें एक गलत दे रखी है, उसको हम सही करा देते हैं। ये यहाँ पे 18/25 होगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 18/25 मूल पे देखिएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी वस्तु को इसके वास्तविक सेलिंग प्राइस के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है। तो अगर इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस 25 दिख रहा है तो उसका जो नया सेलिंग प्राइस हो गया वो 18 में बेचते हैं तो 19% की हानि। 19% की हानि का मतलब यहां से 81 का वैल्यू आ गया। तो यहां से काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 ने 81, तो 1 यूनिट का वैल्यू देख पा रहे हैं आप 4.5। 1 यूनिट का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 4.5। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, हाथ से लगा 12, 25 चौको 100 और 12 112.5। तो अगर ये वास्तविक क्रय मूल्य पर अगर किसी चीज को बेचेगा, इतने पे बेचेगा, तो फायदा होगा उसको 12.5% का। एक बार फिर से समझे कि इसमें किया क्या गया है। कह रहा है कि इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस, ये इसका ओरिजिनल एसपी है ना। ओरिजिनल एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 25, और अगर उसका 18/25 निकालेंगे तो ये इसका नया एसपी आ गया। अब नए एसपी पे ये जो बेचता है इसको 19% का लॉस होता है। तो अगर सीपी 100 है और उस पर 19% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 18 की वैल्यू 81 मिल गई। तो यहां से 25 की वैल्यू 112.5, तो आपने देखा कितने परसेंट का फायदा है, तो 12.5 रुपए का। तो चौथे का जो सही आंसर आया वो आया 12.5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा एक एक करके बहुत अच्छे सवाल, देखिए बहुत आसान सवाल, पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही आंसर लगाएंगे इसका। कह रहे कोई भी पेन मत चलाओ भाई, क्यों चला रहे हो पेन। 1400 रुपए पे 40% हानि है, तो 40% हानि पे तो मतलब 1400 के 60% पे सेलिंग प्राइस हो गया। 1400 का 60% कितना हो गया, 840 रुपए। देखिए बेवजह आप पेन चला रहे हैं, मैं आपको समझाया दे रहा हूं पेन चला लेके, लेकिन जरूरत नहीं है। 40% हानि पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 60% के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपने काटा 14×84 840 रुपए हो गया। ऐसे सवाल ये 5 सेकंड 4 सेकंड में करने वाले सवाल है, इसमें पेन चला के टाइम वेस्ट ना करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत प्यारा सवाल। एक बार मैं इसका तरीका बताऊंगा और एक बार इसको बाय द ऑप्शन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाय द ऑप्शन कितने कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं वो देखिएगा। लेकिन पहले तरीका भी बता देते हैं कि तरीका क्या होगा। तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ा जाए, 2495 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 643 से पूरी डिवाइड हो जाए। 643 से पूरी डिवाइड हो जाए तो ऐसे केस में इसका एलसीएम लिया जाता है जब सॉल्यूशन करते हैं। तो 643 का एलसीएम लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको मिल गया 4 और 1 मिल गया 3, तो एलसीएम आ गया 12। कितना आ गया, 12। अब कह रहा है कि इसमें 2495 में क्या जोड़े, तो इसको 2495 में भाग दे देंगे, तो 12 दूनी 24, पूरा भाग चला गया तो ये कट गया, ये बचा 9। तो अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अगर इसमें अब कैरी ले लेंगे एक 5, तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 12 8 96, तो आप यहां से देख रहे हैं कि कितना जोड़ा जा रहा है, 1। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 1। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया, मेरे हिसाब से ये तरीका समझ में आ गया होगा, ये बेसिक तरीका ये समझ में आया। अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से समझे कि एक छोटी सी बात कि अगर आप 2495 में 5 जोड़ेंगे तो 2500 आया, और ये जो 2500 है ये 3 से कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
2495 में 0 जोड़ देंगे तो ये आपका 2 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2495 में आपने 3 जोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा तो 2498 हो गया। जो 2498 ये 4 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता। 2495 में एक जोड़िए, 2496 तीनों से कटेगा। एक बारीक सा दिमाग लगाएंगे और सवाल को हल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। और आप बाय द ऑप्शन भी इस सवाल को देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, ध्यान रखिए छोटे छोटे पॉइंट को। ये तो डिवाइड करने का छोटा डिवाइडेशन था, मान लीजिए बहुत बड़ा डिवाइडेशन हो, तब अगर आप ये लॉजिक नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है ए के 39% और बी के 42% का औसत। तो ए के 39% की बात कर रहा है और बी के 42% की बात कर रहा है, प्लस बी के 42%। अब इनके औसत की बात कर रहा है। औसत तो मतलब अगर 2 हैं तो बट्टे में कितना कर दिया जाए, औसत। कह रहा है ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। तो ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है यहां से। तो यहां से इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग। जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो आप यहां से देखेंगे 100 बट्टे में आ जाएगा 200 और 200 को उधर लेते चले। तो 39a प्लस 42b इसकस टू कितना हो गया, a माइनस बी इंटू 3/5 इंटू 200, ये इंटू कितना हो गया 200। जैसे ही आपने इसको कट किया तो ये 5 से कट कर दिया तो ये हो गया 40। अभी ये 3 से कट हो रहा है तो 3 से कॉमन लेके काटेंगे तो ये 13 और ये बचा 14। अब यहां से आ गया 13a प्लस 14b इसकस टू 40a माइनस 40b, 40a माइनस 40b। ये देखिए जैसे ही आपने इसको उधर भेजा, 40 में से 13 घटाया तो ये 27a बराबर हो गया 54b। 27a बराबर 54b हो गया। तो 27 एकम 27 और 27 गुना 54। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। a और b का रेशियो आ गया 2:1। कह रहा है b a का कितना परसेंट है। यहां से पूछ ये रहा है कि b a का कितना परसेंट है। तो b यहां से है 1 और a है 2। तो b a का जो आप देखेंगे वो कितना परसेंट है, तो वो देखने को मिलेगा कि 50% है। तो b a का कितना परसेंट है, 50% है। फिर से समझिए, b a का जस्ट आधा है और आधे का मतलब होता है 50%। तो 7वें का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा आंसर हुआ बेटा, 4th ऑप्शन। बहुत आसान। मेरा मानना है कि आप एक एक सवाल पे बहुत आसानी से काम करिए, चाहे आप मॉक दे रहे हैं, चाहे आप यहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, बट क्वेश्चन को सबसे पहले लैंग्वेज से समझ के तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कोई भी रटे हुए क्वेश्चंस के पीछे मत जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जीडी में, 20 के 20 क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे बहुत अच्छे से कमांड करिए। उसके बाद जीएस देखिए कि कम से कम इस 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि 8 क्या कह रहा है। कह रहा है एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए है, तो दोगुने समय और आधी ब्याज दर पे। देखिए बढ़िया सवाल, सीआई का क्वेश्चन। ब्याज की दर दे रखी है आपको 12%। तो 12% का मतलब समझते हैं कि 3/25। 3/25 की बात कर रहा है, सॉरी 3/25 की बात कर रहा है। और 2 वर्ष के लिए जो आपको यहां से सीआई पता है वो पता है 1590 रुपए। 1590 रुपए। तो एक काम करते हैं, 25 के स्क्वायर को मूलधन मान लेते हैं 625। ये मैंने मान लिया प्रिंसिपल, ये मूलधन मान लिया। तो 625 का 3/25 करेंगे तो ये 75, ये 75 और ये आ गया आपका 9। यहां से 75 75 9 से 159 रुपए मिल गया आपको ब्याज, जिसकी वैल्यू 1590 पता है। तो एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे 10, तो आप 625 यूनिट वैल्यू की देखेंगे 6250 रुपए। तो ऐसे केसेस में आपको मूलधन मिल गया कि कितना होगा, 6250 रुपए मूलधन मिल गया। तो अब उसने कहा क्या है कि 6250 रुपए पर कह रहा है आधी ब्याज दर पर। अगर पहले ब्याज दर 12% थी तो अब कितनी हो गई, 6%। आधी ब्याज दर पे, और बता रहा है कि दुगने समय पे, तो 2 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब आपको बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बताना तो 0 से 0 काट दीजिए। यहां से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटा, ये आपका आ गया 125। आप देखेंगे 12 12 इंटू 125 करेंगे, 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30, 3 12 कम 12 3 15। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1500 रुपए। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, छोटा सा दिमाग लगाना है। आप आसानी से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कि यहां से अगर हम ये कह दें आपसे कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कि आपको यहां से ये पता है कि ब्याज की दर को क्या कह रहा है, कि मैं एक और अभी आपको शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ पे, कि आपने सबसे पहले क्या कर दिया, ब्याज की दर को 3/25 करके मूलधन 625 अपनी तरफ से मान लिया।
इस ब्याज दर पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज देखा तो 159 रुपए मिला, जिसकी वैल्यू में 1590 पता थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 625 यूनिट की वैल्यू 6250 हो गई। 6250 से आधी ब्याज दर पर दुगने समय के लिए हमने देख लिया कि कितना रुपए ब्याज होगा। अगर हम यहीं से देखते, उधर इसको छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं करना चाहते, मैं दिमाग बता रहा हूं कि ये तो आंसर आ गया आपका 1500 रुपए, इन केस आप वो प्रोसेस ही नहीं करना चाहते, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो उस सेम मूलधन पे सेम दर पे 1 साल का ब्याज 750 आ जाता, तो 4 साल का कितना हो जाता, 3000 रुपए। ये ब्याज आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 750, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाता, 3000। ब्याज की दर को आधा किया है तो ब्याज को आधा कर दीजिए, तो यहां से भी आप डायरेक्ट ब्याज देख सकते हैं 1500 रुपए। खैर फिर भी मैंने आपको वहां से बता दिया है, लेकिन आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक एक सवाल को बहुत आराम से करिए। ये देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल 2D का, खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिए। और क्वेश्चन ने कहा क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। कह रहा है 2 क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई दे रखी है आपको, प्रत्येक की चौड़ाई दे रखी है आपका कुछ 6 मीटर। तो देखिए एक हम आपका रेक्टेंगल बनाए दे रहे हैं, ये देखिए ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में जो आपको पता है वो बताया गया है कि बीचों बीच 2 रास्ते काटे गए, सब पैरेलल बीचों बीच 2 रास्ते काटे गए हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपके पैरेलल बीचों बीच 2 रास्ते काट दिए गए। इस रास्ते की चौड़ाई जो पता है वो पता है कुछ 6 मीटर, रास्ते की चौड़ाई पता है 6 मीटर। आयत की लंबाई पूरी पता थी 110 और जो चौड़ाई पता थी वो पता थी आपको 70 मीटर। तो आपको ये बताना है इस रास्ते के क्षेत्रफल पे निर्माण लागत पे 175 रुपए के हिसाब से। तो देखिए एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप उस फॉर्मूले से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट देखेंगे। ये भी एक आयत दिख रहा है आपको, ये एक आयत दिख रहा है 110/6 का, प्लस एक आयत दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है ये 70/6 का दिख रहा है आपको, 70 × 6, और इसमें से इस वाले आयत को 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो इतने आयत का क्षेत्रफल 36 घटा लीजिए, तो यहां से रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 660 + 420 और -36। जैसे ही आपने किया तो ये हो गया 0, 6, 2, 8 और 6, 4, 10, 10 80 में से 36 घटाएंगे तो आपका बचा कितना 44, 6, 50, 10, 44। जो एरिया आया वो कितना आ गया 1044। 1044 जो हो गया ये आपका एरिया हो गया। अब इस एरिया में जो हमको मल्टीप्लाई करना है 1044 × 175 रुपए का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख पाएंगे कि यहां से आंसर कितना आएगा। तो आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आंसर कितना होगा, या तो आप डिजिटल सम से देख लें, इतना बड़ा गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात ये आप देख रहे हैं कि ये 4 से कट रहा है और ये 25 से कट रहा है, तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट 0 होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन होने से रहे। उसके बाद डिजिटल सम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 7, 5, 12, 12, 1, 13, 13 मतलब 4, यहाँ से डिजिटल सम हो गया 4, और यहाँ से देखेंगे 4, 4, 8, 8, 1, 9, 0, तो यहाँ से हो रहा है 0, 9 से कट रहा है तो फिर आपका डिजिटल सम 0, तो इसमें भी 0 नहीं हो रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप डिजिट सम से देख लीजिए, तो यहाँ से डिजिट सम से दिमाग लगा लीजिए कि ये आपका 0 हो गया, और 0 × 4 करेंगे तो जो भी डिजिट सम जिसका 0 आएगा, ये दोनों 7, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 14, 14, 8, 22, 1, 23, इसका भी डिजिट सम 0 नहीं है। 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 7, 25, 1, 26, इसका भी 8 आ रहा है, इसका देखेंगे 7, 2, 9, 9, 18, 1, 19, इसका देखेंगे तो 19, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब डिजिट सम अगर किसी का 0 है तो वो पहला ऑप्शन, तो डिजिट सम से देख लीजिए, इतने सवाल का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका देख रहे हैं 4, 4, 8, 1, 9, ये 0 बना दिया। अगर इसका देख रहे हैं तो इसका 4 है, इसको 0 आ गया तो पूरे का डिजिट सम 0 हो गया, तो जिसका भी डिजिट सम 0 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे केसेस में सिर्फ आपका एक ही आंसर दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका पहला ऑप्शन। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया है होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां देखिएगा, ये देखिए कह रहे हैं 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 810 रुपए ब्याज। देखिए बहुत हलवा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये किसी का गलत नहीं होगा। 900 रुपए का 5%, तो 1 साल का ब्याज जो आया वो 900 रुपए का 5% पे अगर आप 1 साल का ब्याज देखेंगे तो वो देखने को मिलेगा 45 रुपए। 1 साल का ब्याज 45 रुपए, पूछ रहे कि 810 रुपए कितने साल का होगा, तो 810/45 कर दिया जाए तो 9 पन्ना 45, 9 ने 81, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितने साल का आ जाएगा 18 साल का।
आप चाहें तो बहुत आसान सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लें, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो जो 10वें का सही आंसर होगा वो बेटा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखिएगा ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है, आपका बताया जा रहा है कि 25 दिन में, और बी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। बी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में, तो यहां से एलसीएम आया 150, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5। कह रहे हैं दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे? 55। अब 55 काम करने के बाद बचा 95 काम 150 में से, तो यहां से कितना काम बच रहा है? 19/30 भाग। कितना काम शेष रह रहा है? 19/30 भाग। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर से देखिएगा, ए एक दिन में कर रहा है 6, बी एक दिन में कर रहा है 5, दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 11, तो 5 दिन तक दोनों ने काम किया। एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 5 दिन में बेटा कितने करेंगे? 55। तो 150 में से अगर आपका 55 काम हो गया तो जो बचा है वो कितना काम है? 95 काम बचा है 150 पे। तो आपने देखा कितना भाग बचा हुआ काम है, तो 19/30 भाग ये बचा हुआ काम है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया पहला ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहे हैं एक संख्या के, ये देखिए ऐसे सवालों को बस केवल लैंग्वेज के साथ चले जाइए। कह रहा है एक संख्या नहीं पता, मान लेते हैं एक्स थोड़ी देर के लिए, कि 1/3, चलो भाई 1/3 कर दिया। 1/3 सॉरी 1/3 नहीं कह रहा, 3/8 बोला है। एक संख्या के 3/8, तो x के 3/8, 3/8 का मतलब 3/8 के आधे, चलो भाई आधा कर दिया। का 2/3 40 है, ठीक है भाई 2/3 कितना है? 40। तो यहां से उस संख्या का बताना है आपको 80%। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो वो संख्या जो हमको देखने को मिली वो देखने को मिली 320। अब इसका हमें भाई चाहिए 80%, तो बड़े आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए। 8 दूनी 16, 8 ने 24, 1 25। तो जो आंसर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 256। गो विद द लैंग्वेज, है ना, भाषा जो कह रहा है उसके साथ चले जाइए, जो सवाल कहता जा रहा है वो करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला 256। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग करते हुए आए और अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें आप लोग फंस सकते हो। इतने प्यारे आसान से क्वेश्चन, प्यारे से क्वेश्चन दे रखे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं भाई 13 क्या कह रहे हैं। देखिए एक रेशियो का सवाल, एक रेशियो का बहुत प्यारा सवाल, बहुत छोटा सवाल, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ABCD का रेशियो दे रखा है आपको कुछ 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, ये दे रखा है ABCD का रेशियो। कह रहा है यदि A को D से 1000 रुपए अधिक मिले, A को D से 1000 रुपए, सॉरी 5 2 4 3 है, इसको सही कर लेंगे 5 2 4 3। ए को डी से कितने अधिक मिल रहे हैं? यहां से 2 मिल रहे हैं, सवाल से 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 1000 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 500 रुपए। तो सी को कितने रुपए मिले? 4 की वैल्यू बतानी है भैया। 4 का वैल्यू कितना हो गया? 2000 रुपए। बहुत आसान सवाल, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2000 रुपए। तो जो 13 नंबर का सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ बेटा? 2000 रुपए। 13 का थर्ड नंबर आंसर सही हुआ। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 क्या कह रहे हैं ये देखिए इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक दे रखी है, मैं बता रहा हूं कहां पे, उसको भी सही कर लीजिएगा। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। ये प्रति हजार दे रखा है, कह रहा है जनसंख्या में 12 प्रति हजार है। 12 यहां पे दे रखा है जनसंख्या में, यहां पे डैश लगा के लिख दीजिएगा 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हो रही है, मतलब 1000 पे 12 लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले वर्ष 1% की कमी आई, तो 2 वर्ष में जनसंख्या 12 प्रति हजार की का मतलब हो गया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि वृद्धि हुई है कि 1000 पे 12 लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर 1000 पे 12 लोग बढ़ रहे हैं तो दिमाग लगाइएगा, 1000 पे अगर 12 लोग बढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि 8,50,000 पे कितने लोग बढ़े होंगे। तो क्या करें, 850 का गुणा कर दें इधर। अगर 850 का इधर गुणा करेंगे तो 850 का गुणा इधर कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग बढ़े। 0 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, 12 अट्ठे 96 और 6 कितना हो गया? 102। 10,200 लोग बढ़े 8,50,000 पे। तो कितने पे बढ़े? 8,50,000 पे लोग कितने बढ़े? 10,200। तो 8,50,000 पे जो लोग बढ़े वो बढ़े 10,200, तो लोग हो कितने गए? 8,60,200।
अब इसमें 1% की दर से कम हो गए। अगर 1% देखेंगे तो 8,602 लोग कम कर दीजिए इससे। तो जैसे ही 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 9, 12 में 6 गया 6, 9 में 8 गया 1, तो ये हो गया 85 16 98, है ना। तो कहीं गलत हुआ है क्या? 85 15 98 आएगा। हाँ सॉरी, 11 में 6 गया 5, 85 15 98। देखिए ये सवाल का को करने का तरीका ये क्यों अपनाया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअल इससे करने से ना इस सवाल के कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप 1000 पे 12 बढ़ा के ऐसे कर सकते हैं कि 1000 पे 12 लोग बढ़ाएंगे ऐसे, एक तो 1012 लोग हो गए और 1% कम लोग हो रहे हैं तो 100 से 99 हो गए, तो मल्टीप्लाई करके यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट ये सब ना आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। यहां से देखना मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या तरीका यूज कर रहा हूं कि 1000 पे 12 लोग बढ़े तो 8,50,000 लोग पे कितने बढ़े होंगे, तो यहां से देख लिया कि 850 के अदर और 850 के अदर गुणा कर दिया तो 10,200 लोग बढ़े। तो पहले वर्ष के अंत में जो नगर की जनसंख्या होगी वो 8,60,200 होगी। फिर 1% घट रही है। अगर आप 1% किसी का निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, 1% आ गया। 1% घट रही है तो 8,602 निकाल के घटा दिया, तो जो आपकी जनसंख्या देखने को मिली दूसरे वर्ष के अंत में वो 8,51,598। ना कैलकुलेशन टफ हुआ ना कुछ हुआ, आसानी से बन गया क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो कह रहे हैं कि 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी। तो जाहिर सी बात है पहले इसकी औसत चाल निकाल लीजिए। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो एक चाल पता है आपको 30, दूसरी पता है 2 और बटे x प्लस वाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 32। ये इनकी एवरेज स्पीड होगी। और ये यात्रा कितनी देर में तय की गई है, 4 घंटे 36 मिनट में। 4 घंटे और 36 मिनट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो 36 बटे 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 36 9 ये कट जाएगा, कितने कटेगा, 12 3 36 और 12 पंचे 60। ये पूरा टाइम हो गया 5 चौको 20 3 23 बटे 5, 23 बटे 5। ये आपकी औसत चाल हो गई और ये समय हो गया, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब जो कट रहा है काटिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए भाई। 2 से कट रहा है, 2 से इसको काटा ये हो गया 16, और इसको 2 से काटा तो ये हो गया आपका 8। अभी 2 से काटा, 2 3 6 और ये हो गया 2 चौको 8, तो 69 बटे 4 किलोमीटर। 69 का मतलब 17 चौको 68, 17 सही 1 बटे 4 किलोमीटर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिए, दूरी बराबर चाल इंटू समय करेंगे, चाल भी जो निकालेंगे वो एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। तो चाल निकाल लिया आपने, औसत चाल इंटू समय आपको पता है, उसको आर में चेंज कर लिया। आपने बड़े प्यार से देख लिया कि जो दूरी चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी, 17 सही 1 बटे 4 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है 2 क्रमिक छूट के बाद। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने बहुत बताया आपको कि 2 क्रमिक छूट के बाद आपसे ये दे रखा है, 2 क्रमिक छूट के बाद सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, एक कलम इतने रुपए में उपलब्ध है। तो 175 रुपए इसकी एमआरपी थी और सेलिंग प्राइस हो गई कलम की 129 रुपए 15 पैसे, ये दे रखी है आपको। और डिस्काउंट दिया गया इस पे 10% का। देखो अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 10 से 9 हो गया एक डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट निकालना है तो इसको डिवाइड करके आप दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज देख सकते हैं। तो देखिए अगर ये कट रहा है तो पहले काट लेते हैं। ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 बचा आपका 3, 39 हो गया, 9 चौको 36 बचा 3, 9 3 27, 9 पना 45। तो ये आपका यहां से आ गया 14 रुपए 35 पैसे। अभी और कट इसको कर लीजिए 175 रुपए और इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 143.5, ये हो गया आपका। और अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 7 से काटिए, ये हो गया 25, और इसको 7 से काटा तो 7 दूनी 14, ये 20.5 हो गया। 5 से काटा तो ये हो गया 5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 4.1। यहां से डिस्काउंट देख रहे हैं 0.9 का हो रहा है 5 पे इंटू 100। तो जैसे ही आपने देखा तो ये हो गया 90 बटे 5, इसको हम करेंगे 18%। कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 18%। तो दूसरे डिस्काउंट का जो परसेंटेज आया वो कौन सा आ गया? 18%। करिए, कुछ मत करिए, मैंने आपको ऐसे सवालों के लिए बहुत बताया कि कई बार इसमें 2 डिस्काउंट भी दे दिए जाएंगे और तीसरा पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे 1 डिस्काउंट देके दूसरा पूछ रखा है, तो ये आपको एमआरपी पता थी और सेलिंग प्राइस पता था।
एमआरपी और सेलिंग प्राइस पता है, आप क्या करिए, जो एक सिंगल डिस्काउंट दिया उससे भाग दे देंगे, तो जो दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज है उसका रेशियो निकल आएगा। आराम से वहां से देख लीजिए कि दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे आते हैं, देखिए 17 क्या कह रहे हैं। एक एवरेज का क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से करिए। आज का सेट मुझे लग रहा है अभी तक के सबसे सरल सेटों में से एक था। ऐसे ही आप लगाते जाइए, एक एक क्वेश्चन, एक एक सेट जब लगाते जाएंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपने पहले बना रखे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको वहां पे जो आपको ऐसा लगने वाला कि नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है या बहुत नया क्वेश्चन है। इसी वजह से जितना काम करेंगे उतना चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। तो 6 वर्ष बाद उनका 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। तो अगर विवाह के समय इनकी एवरेज एज 20 वर्ष रही थी, तो अब इन्हीं की एवरेज एज, पति पत्नी की एवरेज एज 26 साल हो गई। अगर इनकी औसत उम्र 26 साल है तो इनकी उम्र का टोटल जो अब होगा वो कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। और अभी एक 2 साल का बच्चा है तो बच्चे की उम्र हो गई 2। अब परिवार में टोटल लोग कितने हो गए, 3। तो 54/3 करेंगे तो पूरे परिवार का जो औसत उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 18 वर्ष। एक बार फिर से समझिएगा, विवाह के समय 20 वर्ष थी तो करंट में, देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी ग्रुप दे दिया जाए, परिवार दे दिया जाए, इसको जितने साल आगे बढ़ाएंगे, अगर लोग कांस्टेंट है तो उतना ही औसत एज बढ़ जाता है। तो दो लोगों की विवाह के समय औसत उम्र 20 साल थी तो 6 साल बाद, विवाह के 6 साल बाद औसत उम्र 26 साल हो जाएगी। अगर उन दो लोगों की औसत उम्र 26 साल है तो उनकी जो एज का टोटल होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 26 × 2 52 हो जाएगा। अब 52 वर्ष के तो वो दोनों हो गए, अब एक बच्चा और है 2 साल का, तो 52 और 2 54। अब परिवार में लोग 2 हैं कि 3 है वो देखिए, तो अब 3 लोग हैं परिवार में, तो 54/3, तो पूरे परिवार का जो औसत उम्र हो गया वो कितना हो गया, 18 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए एक 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये भी 2D का 3D का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि कह रहा है घनाभ की बात कर रहा है। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 है। तो 4:3:2 रखा है, कह रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि और ऊंचाई में 40% की कमी की जाए तो बॉक्स के नए और पुराने आयतन के अनुपात। बहुत बढ़िया। तो आयतन के अनुपात पूछ रहा है तो फिर इसमें अननोन वैल्यू मत लो। ये पुराना आयतन हो गया, नया आयतन देखना है तो लंबाई को नया करो। लंबाई 50% बढ़ा दी गई, अगर 4 पे 50% बढ़ाओगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। चौड़ाई सेम है, 3 ही रहने दो, और ऊंचाई को 40% कम कर दिया है। तो अगर 2 पे 40% कम कर दिया तो बचा 2 का 60%, तो 2 का 60% बचा तो ऊंचाई कितनी बची, 1.2। ये नया आयतन हो गया, ये पुराना आयतन हो गया। अब आपको अनुपात बनाना है, तो 3 से 3 खत्म हो गया, यहां से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा दीजिए आगे, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4×3 12, ये हो गया 2×3 6, 2×20। तो नए आयतन और पुराने आयतन का जो अनुपात देखने को मिला वो 9:10। तो ये आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिए, फिर से ये आपका पुराना 4:3:2 वाला आयतन हो गया, 4:3:2 वाला। उसने क्या किया, लंबाई को आप देखेंगे कि 50% बढ़ाया, तो 4 पे 50% बढ़ाओगे तो 4 पे 50% 2 बढ़ जाएगी, तो नई लंबाई कितनी आ गई, 6। चौड़ाई सेम रही और ऊंचाई को 40% कम कर दिया, 2 पे 40% कम किया तो 2 का 60% बचा, उठा के हल कर लिया, तो जो आपके अनुपात बन गए वो कितने बन गए, 9:10। ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 19 नंबर देखिए, कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय पर एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, देखिए एक ही समय पर एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 ट्रेनें, कोई मान ली मैंने, एक ही समय पर एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहे दोनों 2 स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती है, एक इधर से रवाना हो रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। 2 ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। मान लिया मैंने इस स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन मिल रही है। मान लीजिए यहां कहीं इन ट्रेनों की आपस में मुलाकात हुई, तो कह रहे की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनके ये अगर 180 किलोमीटर इधर से चल के आई तो ये 120 किलोमीटर चल के आई होगी। तो जाहिर सी बात है सेम टाइम पे, तो जितनी देर में ए वाली यहां से यहां तक आई है उतनी टाइम में ये यहां से यहां तक गई। तो अगर टाइम सेम है तो जो इनके डिस्टेंस के रेशियो होंगे वही उनकी चाल के रेशियो हो जाएंगे। तो यहां से इनकी जो चाल का रेशियो बनाएंगे वो कितना बन के आएगा, 3:2। तो इसकी जो चाल का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:2। तो 19 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो हुआ सेकंड ऑप्शन, 3:2।
चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 20 नंबर। देखिएगा ये दिया आपका क्वेश्चन, आराम से बनाने की कोशिश करिए, बॉड मास का सही इस्तेमाल और सही आंसर आपका आ जाएगा। तो जब आप लगाने जाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो यहाँ से आया 2 और 4 और 2 टोटल मिला के ये हो गया 6। तो पहले तो ये एक 6 बन गया ब्रैकेट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 4/25 और -4। जैसे ही आपने काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/25 हो गया। 2/25 -4 करेंगे तो 25 चौको 100, तो ये हो गया -98/25। इसको यहां तक ये हो गया। तो अब फाइनली ये सवाल बचा क्या, 2 डिवाइड 1/5 ऑफ 6 -98/25, ये बचा यहां तक क्वेश्चन। अगले स्टेप पे हो जाएगा ये 6/5 और इंटू कितना हो जाएगा 5/6 और माइनस हो जाएगा 98/25। जैसे ही आपने देखा तो ये हो गया 10/6, या ये देख लीजिए 5/3 माइनस 98/25। यहां से जैसे ही आपने इसका एलसीएम लिया तो 25 और 3 का एलसीएम आ गया 75। 3 से किया तो ये 25, 25 पंचे कितना हो गया 125 माइनस 98। अगर 125 से आप 98 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से, सॉरी 98 का 3 टाइम्स कर दीजिए आप यहाँ पे। यहाँ से 25 से 75 और 98 का 3 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 अट्ठे 24, हंस लगा 2, 3 27, 2 29, 294। 125 में 294 घटाएंगे तो 175 और ये हो जाएगा आपका 5 में 4 गया 1, 161 बचा, 161 बचेगा। 14 में 5 गया 9 और हाँ ठीक है, माइनस का 169/75। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 169/75। तो सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिए कुछ नहीं, 14 में 5 गया 9, 7 में 2 गया, सॉरी 8 में 2 गया 6 और 2 में 1 गया 1, माइनस का 169/75। तो जिसका सही आंसर हो गया 20 नंबर का, वो कौन सा हुआ बेटा, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही हुआ सेकंड ऑप्शन। बहुत आसानी से करिए, सिंप्लीफिकेशन का आसान क्वेश्चन दे रखा था आपको, है ना। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये भी देखिए इसको कैसे करेंगे। ये फिर से, ये तो उससे भी इजी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं दे रखी है, तो ये और आसान हो गया। तो इसको आप जब आप करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऑफ 2 करेंगे तो ये 10 हो गया। 10 डिवाइड 10 1 और 57 में 1 लेस किया तो ये हो गया 56। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में 56 दिखा और डिवाइड में 4 दे रखा है, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद बचा 14। ये 14, 17 में 9 घटाया 8, 8 और 14 को जोड़ा तो जो आंसर आ गया वो 22। फिर से देखिए 5 ऑफ 2 बना 10, 10 डिवाइड 10 1, 57 में 1 घटाया 56, 56 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 14। इधर से 17 में 9 घटाया तो 8, और 8 और 14 को जोड़ा तो 14 को जोड़ दिया तो 22, 8 और 14 को जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 22। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया 22। बहुत आसान दे रखा है। तो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए एक और ऐसा सवाल हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 14 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। तो इसको जब हम जब करेंगे तो हम सिर्फ बाय द ऑप्शन करेंगे। अब हम टेक्निक इसमें करेंगे ही नहीं। देखिए 3 4 5 6, अगर 5 और 4 दे रखा है तो पक्की बात है कि जो भी एलसीएम आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। एलसीएम का यूनिट डिजिट 0, तो जो इससे विभाजित संख्याएं हैं उनके सबके यूनिट डिजिट 0। तो अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 0 कभी नहीं बनेगा, 8 जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा, ये जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही केस है जिसको जोड़ने पे यूनिट डिजिट 0 बन सकता है, वो बनेगा 6। या तो मैंने जो पिछला सवाल समझाया था वहां से उसको उठा के करिए, मैं बता रहा हूं ये तरीका सीखिए, डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से ये तरीका सीखिए। बहुत आसान, पेन भी नहीं चलाया आंसर आ गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका आप एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 5 60 एलसीएम आ गया। 60 को 10 14 से भाग देंगे तो एक बार गया 60 एकम 60, बचा कितना आपका 1, 10 में 6 गया 4, ये हो गया 4। अब 7 बार जब भाग जाएगा 420, कितना जोड़ रहे हैं तो देखेंगे कि 6 जोड़ रहे हैं। यही आपका आंसर इससे भी आया। लेकिन करिए मत, आप कोशिश करिए कि बाय द ऑप्शन करिए, टाइम बचाने का कोशिश करिए जितना हो सकता है। ये छोटे नंबर्स दे रखे हैं, इसके पीछे 4 और नंबर दे देता ना तो भी आंसर यही आता, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन, जहां पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देके एक डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में, उसके लास्ट वीडियो में कंटिन्यूअस
मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ डिस्काउंट का, वो लगाएंगे कि 3 डिस्काउंट दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000 ये करेंगे। लेकिन फॉर्मूला याद रखने से बहुत जरूरी है कि फॉर्मूले का इंप्लीमेंट कैसे करें। तो जो आपको दे रखे हैं वो कितना कितना दे रखे हैं, 10%, 15%, 20% और 15%, ठीक है। थोड़ा इधर उधर लिख लिया बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 20, 10, 30 और 15 कितना हो गया, 45%। 45 माइनस जैसे ही करेंगे तो ये 200, ये हो गया 15 दूनी 30, 300 और ये हो गया 15, 150, 3 2 500, 500 और 150 ये हो गया आपका 650 बटे 100 माइनस प्लस जैसे ही गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 दाम, 15 दूनी 300, 3000 बटे 10,000 ये आपका फाइनली 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये बना 0.3। तो 45.3 में से जो आपको लेस करना है वो लेस करना है 0.0 से 0 खत्म, पॉइंट का 6.5 लेस करना है। तो 13 में 5 गया 8, यहाँ पे बचा 44, 44 में 6 गया 38, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 38.8%, थर्ड ऑप्शन। देखिए आसानी से कर सकते हैं, सक्सेसिव से कर सकते हैं बाकी चीजों में, बट इससे क्या है कि इससे टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, इस वजह से मैं इस चीज को बता रहा हूं। बाकी आप दो दो को लेके करना चाहें तो दो दो लेके कर सकते हैं, यहां से थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है उसको ध्यान दीजिएगा। 24 में जो आपको पता है वो ये पता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि P और Q 2:3 के अनुपात में है। P और Q का जो रेशियो पता है वो 2:3 पता है, और QR का जो पता है वो 3:4 पता है। तो सीधे रेशियो मर्ज कर दीजिए क्योंकि Q की वैल्यू दोनों जगह जो है वो सेम दिख रही है। अब आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q रेशियो Q प्लस R। तो P प्लस Q जब जोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो गया 5, और Q प्लस R जोड़ेंगे तो हो गया 7। तो जो आंसर हो गया 5:7। बहुत आसान है, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 24 का जो सही आंसर हुआ वो 5:7। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे, कि क्या दे रखा है आपको, ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करिए कि 18,527 रुपए ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्सों, तो ए और बी के हिस्से का अनुपात जो पता है वो कितना पता है, 4:7, और बी और सी के हिस्से का अनुपात पता है 5:6। क्या करते हैं, रेशियो मर्ज करते हैं, 4 पंचे 20, 7 पन्ना 35 और 7 छंग 42। ये ए बी सी के हिस्सों के अनुपात को मर्ज कर लिया। ये कितना हो रहा है, 5 2 7 और 4 3 7 2 9, 97 यूनिट का वैल्यू पता है 18,527, और हमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जब आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे, देखो ए का हिस्सा ज्ञात करना है, मैं आराम से आपको यहां से डायरेक्ट आंसर दिखा सकता हूं कि आंसर क्या होगा, लेकिन पहले हल कर देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। कि जैसे ही आपने इसको हल किया तो ये एक बार भाग जाएगा इसमें, अगर इसमें भाग देंगे 2 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग गया आपका, एक बार भाग गया तो 97 आ गया। जैसे ही आपने 185 में से 97 घटाया तो ये बचा आपका 15 में 7 गया 8, ये बचा आपका यहाँ से 17 में 9 गया 8, 882 हो गया। जैसे ही आप 882 में 97 से भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 9 में 81, ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 8 बार भाग गया, 8 सत्ते 56, हाथ से लगा 5, 8 ने 72, 5 77, ये यहाँ से भाग गया तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे 7 में 7 गया 0, ये आपका 6 बच गया, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, क्या कह रहे हैं, 882 2 बच गया, यहाँ से 9 बचना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये जाएगा 1 टाइम्स, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 9 सत्ते 63, ऐसे लगा 3, 9 में 81, 3 84, 9 सत्ते 63, 3 9 में 81। इसको एक्चुअल एक बार फिर से भाग दे दीजिए इसको 97 से, ये तो 5 2 7, 4 3 7 2 9, ये हो गया आपका 97, और 97 से भाग देंगे 18,527। अभी मैं डायरेक्ट करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये हो गया आपका 97, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे बचा आपका 17, 17 में 9 गया 8, ये हो गया 2 बार, 2 बार में करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, हासिल लग सॉरी 63, हासिल लगा आपका
9 सत्ते 63 के बाद 6 9 में 81, 6 हो गया 87, यहाँ से बचा 9 97, ये आ गया 97 से 97 पूरा पूरा खत्म। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 191, 191 आ गई। अब आपको बताना है 20 यूनिट की वैल्यू, तो देखेंगे 2 1 कम 2, 19 दूना 3820, ये आ गई आपका आंसर। मैं आपको बता रहा था कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है, पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि 97 यूनिट का वैल्यू दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ से कितना दिख रहा है 18527। अब यहाँ से आप कुछ भी करो, हमको 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो जो भी अगर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ये समझ लीजिए कि तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो होगा जाके। आप एक ही ऑप्शन में देख रहे हैं जहाँ यूनिट डिजिट जीरो है, पूरा करने का जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन आंसर लगाइए। फिर से देखिए, आपको चाहिए ए की वैल्यू दे रखी है 20, और ये इससे अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 20 यूनिट का वैल्यू देखने जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है, तो 20 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो जो आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन। बाकी मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया कि सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं सी ऑप्शन। बाकी हल करना तो ऐसे करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के 25 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत इजी थे। अगर आप कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और हम आगे भी आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। अगर आज का वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।